हेलो फ्रेंड, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैं आपके सामने आ चुका हूँ। आपका जो कमेंट लगातार आ रहे थे मेरे भाइयों, सभी भाइयों के जो कमेंट आ रहे थे कि सर खनिज संपदा कराइए, खनिज संपदा कराइए, तो देखो मैं पहले भी कह चुका था कि सीक्वेंस नाम की भी कोई एक चीज होती है। और आज देखो आपने वेट करते 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 आज आपके सामने ये टॉपिक आ चुका है जिसे हम कहेंगे राजस्थान की खनिज संपदा। इसको पढ़ा कैसे जाएगा मेरे भाइयों? आज के थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे मैं क्या क्या बताने वाला हूं खनिज संपदा में। कि खनिज करने की जो विधियां होती हैं उनको कहते हैं खनन विधियां। वो कितने टाइप की होती हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। एक खनिजों का दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मीनिंग होता है कि अपना विविधता में कौन सा नंबर आता है। विविधता का मतलब होता है कितने टाइप के खनिज मिलते हैं। उत्पादन में कौन सा नंबर है, भंडारण में कौन सा नंबर है, बेचते हैं तो अपन को आय कितनी प्राप्त होती है, आय में कौन सा नंबर है, ये अपन दृष्टिकोण में देखेंगे। और जो खनिज आपके निकाले जाते हैं बेटा, ये कौन कौन सी चट्टानों से निकाले जाते हैं वो अपन चट्टानों का अध्ययन करेंगे। और खनिजों में आपने देखा होगा दो टाइप के खनिज होते हैं, धात्विक और अधात्विक। उनमें कौन कौन से खनिज आते हैं तो उसे अपन कहेंगे वर्गीकरण। तो कुछ सामान्य जानकारियों पे अपन आज चर्चा करने वाले, एज ए इस टॉपिक का आधार अपन आज तय करने वाले। तो जल्दी से मेरे भाइयों सभी भाई जुड़ जाएं और जिन्होंने मेरे भाइयों इस सेशन को शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर कर दें जिससे अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और मेरे भाइयों अगली बात ये, बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेते हुए अपन इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, राजस्थान का खनिज संपदा टॉपिक रहेगा। और तीसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है मेरे भाइयों, देखो हर टॉपिक में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ा कैसे जाता है ये पहले पता होना चाहिए छात्र को। तो यहां अपन सबसे पहले पढ़ेंगे खनन की विधियां। खनन की विधियां, दो प्रकार की खनन की विधियां रहेंगी मेरे भाइयों, जिनमें एक रहेगा कूप की खनन, एक रहेगा कौन सा बेटा, कूप की खनन। किसे कहते हैं कूप की खनन आगे पता चल जाएगा। और एक रहेगा विव्रत खनन, कूप की खनन और विव्रत खनन। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब, बहुत इजी गोइंग में याद करवा दूंगा इस टॉपिक को पूरे की पूरे को, आप बेफिक्र रहिए। फिर अपन पढ़ेंगे खनिजों का दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत अपन 4-5 चीजें देखने वाले हैं मेरे भाइयों। खनिजों के दृष्टिकोण में एक बात करूंगा मैं आपसे विविधता शब्द को लेके, ओके सर। खनिजों के दृष्टिकोण में मैं बात करूंगा आपसे भंडारण शब्द को लेकर। खनिज दृष्टिकोण में मैं बात करूंगा आपसे उत्पादन को लेकर। और खनिज दृष्टिकोण में मैं बात करने वाला हूं आपसे किसको, आय को लेकर। फिर अपन चलने वाले हैं खनिज चट्टानों में। और खनिज चट्टानों में मैं 3 चीजों पे आपसे बात करने वाला हूं जी गुरुजी। खनिज चट्टानों में भाई साहब एक आपकी आने वाली है बेटा अवसादी चट्टानें। कौन सी? अवसादी चट्टानें, ओके सर। एक आएंगी मेरे भाइयों धारवाड़ चट्टानें। कौन सी चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और एक जिनसे स्टोन की प्राप्ति होती है मेरे भाइयों, उन्हें अपन देखेंगे जिन्हें कहेंगे विंध्यन क्रम चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये कितने पोर्शन में जाएगा? 3 में। खनन की विधियां कितने में जाएगा? 2 में। और खनिजों का दृष्टिकोण कितने में जाएगा? 3 में। फिर अपन पढ़ेंगे खनिजों का वर्गीकरण। इसमें आपके 2 टाइप के शब्द आपको मिलने वाले हैं बेटा, जिसमें एक मिलने वाला है धात्विक खनिज और एक मिलने वाला है अधात्विक। तो मेरे भाइयों यहाँ पे आप 2 प्रकार के खनिज देखेंगे, जिनमें एक रहेगा धात्विक खनिज और एक रहेगा बेटा अधात्विक खनिज। ओके सर, ये क्या होते हैं सब समझाऊंगा। फिर खनिज उत्पादन का मतलब ये है कि जहां जहां से आपके जो जो खनिज निकलते हैं वो कौन कौन से जिले से निकलते हैं मेरे भाइयों, और उन जिले में वो कौन कौन सी खदानें हैं जहां से इनको निकाला जाता है, कौन कौन से स्थान है जहां से निकाला जाता है। यही इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, नंबर 5। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रहेगा सेकंड वाला, खनिजों का दृष्टिकोण। ठीक है सर। फिर खनिज नीतियां आपकी कब कब बनी है मेरे भाइयों, किस किस चीज से संबंधित खनिज नीतियां हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। और फिर आपकी रहेंगी खनिज संस्थान। इसका मतलब टोटल जो आपका ये टॉपिक है वो कितने पॉइंटों में डिवाइड किया है बेटा? मैंने 7 पॉइंटों में डिवाइड किया है। और सातों की सातों पॉइंट काफी इजी है, बस आप तो मेरे हिसाब से चलते रहिएगा मेरे भाइयों एकदम मस्त तरीके से। ओके चलिए एक बार आज मैं आपके कमेंट भी ले लेता हूं। गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, गुड मॉर्निंग सभी के लिए प्यार भरा पने नमस्कार। जी सर, जी सर, ओके ओके बेटा, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। चलिए तो अब अपन चलते हैं भाई साहब, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां पे सबसे पहली बात आती है खनन की विधियों की, जिसमें मैंने कहा था कि एक खनन की विधि होती है जिसे हम कहते हैं विव्रत खनन।
या इसे कहते हैं धरातलीय खनन। ओके सर। और एक खनन की विधि होती है जिसे कहते हैं कूपकी खनन या भूमिगत खनन। इसका मतलब यह है बेटा, देखो मैं आपको समझाऊं, जब आप पृथ्वी के आंतरिक भाग से खनिजों को खोदकर बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं खनन। क्या कहते हैं? खनन। इसका मतलब ये पृथ्वी हो गई, इसके आंतरिक भाग से जाकर जब आप खनिजों को खोदकर बाहर के लिए निकालते हैं या बाहर की ओर लेकर आते हैं तो इसे कहते हैं खनन। अब हो सकता है इसमें आप काफी गहराई से निकाल रहे हो और हो सकता है इसमें आप कम गहराई से निकाल रहे हो। तो बेटा ऐसे खनिज जो कम गहराई पर पाए जाते हैं और जिन्हें निकालने की विधि जो आपकी प्रयुक्त की जाती है, जो कम गहराई पर खनिज पाए जाते हैं, उस विधि को कहते हैं, जो निकालने की विधि होती है उसे विवृत खनन या धरातलीय खनन। और वह खनिज मेरे भाइयों जो अधिक गहराई पे पाए जाते हैं उनको निकालने की जो विधि होती है उन्हें कहते हैं भूमिगत खनन या कूपकी खनन। तो सिंपल है, कम गहराई पे पाए जाने वाले खनिजों को निकालने की विधि तो कहलाएगी विवृत या धरातलीय खनन, और अधिक गहराई पे पाए जाने वाले खनिजों को निकालने की विधि कहलाएगी मेरे भाइयों कूपकी या भूमिगत खनन। तो यहां पे ये दोनों शब्द आपको जरूर याद रखने, विवृत और कूपकी, है ना बेटा? बिल्कुल डन सर। तो यहां पे सबसे पहली बात तो ये मेरे भाइयों कम गहराई पर पाए जाने वाले, कम गहराई पर पाए जाने वाले खनिजों को मेरे भाइयों निकालने की विधि, कम गहराई पर पाए जाने वाले खनिजों को निकालने की विधि मेरे भाइयों क्या कहलाती है? ध्यान रखना, विवृत खनन कहलाती है। तो कम गहराई पर पाए जाने वाले खनिजों को निकालने की विधि क्या कहलाती है? विवृत खनन कहलाती है। और भूमिगत खनन का मतलब क्या कहेंगे? तो मेरे भाइयों अधिक गहराई पर या अधिक गहराई में पाए जाने वाले, अधिक गहराई में बेटा पाए जाने वाले खनिजों को मेरे भाइयों निकालने की विधि आप समझेंगे क्या कहलाती है मेरे भाइयों? तो उसे आप कहेंगे कूपकी खनन कहलाती है, कूपकी खनन कहलाती है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों सिंपल चीजें हैं। कम गहराई पे पाए जाने वाले खनिजों को निकालने की विधि को आप विवृत या धरातलीय खनन कहेंगे। अधिक गहराई पर पाए जाने वाले खनिजों को निकालने की विधि को मेरे भाइयों आपको ध्यान रखना है, क्या कहेंगे? भूमिगत खनन या कूपकी खनन कहेंगे। ओके, फिर चलते हैं मेरे भाइयों, अगला पॉइंट जो आपका आता है, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है, खनिजों का दृष्टिकोण। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, आइए खनिजों के दृष्टिकोण के अंतर्गत सबसे पहली बात जो आपकी दी हुई है मेरे भाइयों वो ये कि विविधता के अंतर्गत अपना कौन सा नंबर आता है, भंडारण के अंतर्गत कौन सा नंबर आता है, उत्पादन में कौन सा नंबर है और आय में कौन सा नंबर है। अच्छे तरीके से समझेंगे। जी गुरु जी बताइए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं विविधता में। विविधता का मीनिंग होता है मेरे भाइयों ऐसा आपका स्टेट जिसमें एक से अधिक टाइप के खनिज पाए जाते हो, उसे हम विविधता कहेंगे। तो विविधता के अंतर्गत जो राजस्थान का पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर आता है वो ध्यान रखना, पहला नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है? पहला। तो राजस्थान का खनिज विविधता के अंतर्गत जो स्थान है मेरे भाइयों वो कौन सा आता है? फर्स्ट स्थान आता है। अब फर्स्ट स्थान सर क्यों आता है, रीजन क्या है? तो भाई सब रीजन ये है कि 2000 आपके 23-24 वाली आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ ये बताया गया कि राजस्थान में जो टोटल आपके खनिज पाए जाते हैं वो 81 प्रकार के पाए जाते हैं, 81 प्रकार के। लेकिन जो नवीन आर्थिक समीक्षा है 2025-26 वाली बेटा, उसके अंतर्गत बताया गया है 82 प्रकार के पाए जाते हैं। तो दोनों के अकॉर्डिंग याद रखेंगे 81 या 82 टाइप के खनिज हमारे यहाँ राजस्थान में पाए जाते हैं। और मेरे भाइयों ये ध्यान रहे इतने सारे खनिज एक स्टेट में पाए जा रहे हैं। अब बचे राजस्थान को अगर हटा देते हैं तो बचे भारत के 27 स्टेट। 27 स्टेटों में इतने टाइप के एक ही स्टेट में खनिज किसी में भी नहीं पाए जाते। अगर विविधता की बात की जाए तो हमारा राजस्थान पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहले नंबर पे आता है। इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये टैग जो लाइन है आपके लिए अजायब घर ये परमानेंट मिली हुई है, नहीं। कल को हमसे ज्यादा खनिजों में विविधता अगर कहीं किसी अन्य स्टेट में देखने को मिल गई, जैसे किसी झारखंड स्टेट के अंतर्गत हमसे ज्यादा निकल आए 85 टाइप के खनिज पता चला कि आपके झारखंड में, तो ये टैगलाइन फिर उसको चली जाएगी
तो अभी क्या है, हम विविधता में पहले नंबर पे क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने टाइप के खनिज पाए जाते हैं उतने किसी अन्य स्टेट में नहीं पाए जाते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, विविधता में हम फर्स्ट स्थान पे हैं। आपके यहाँ कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे 81 या 82 प्रकार के खनिज हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और मेरे भाइयों इसीलिए राजस्थान को ध्यान रखना, आप खनिजों का क्या कहते हैं, अजायब घर। इसीलिए राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो मेरे भाइयों विविधता के अंतर्गत अपना पहला नंबर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 81 से 82 टाइप के खनिज पाए जाते हैं और इसीलिए राजस्थान में खनिजों को क्या कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को खनिजों का। अगली बात भाई साहब किसकी है, सर भंडारण की है। अब भंडारण का मीनिंग क्या होता है वो मैं बता दूं। टाइप तो 81 या 82 प्रकार के पाए जाते हैं। भंडारण का मीनिंग है नीचे आपके भूमिगत एरिया में जो भंडार हैं, हो सकता है कोई खनिज के कम भंडार हो लेकिन काउंटिंग में तो वो भी गिना जाएगा उस ऊपर वाली हेडिंग के अंतर्गत विविधता में। बिल्कुल हो सकता है कोई खनिज का भंडार काफी हो तो काउंटिंग में वो भी गिना जाएगा। एक खनिज का भंडार इतना है, एक का इतना है, तो काउंटिंग में तो दोनों ही आएंगे ना। तो बेटा हर एक शब्द का मीनिंग अलग अलग है, इसे अच्छे से समझना। अब भंडार की जो बात कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि जो तुम्हारे यहाँ 81 या 82 टाइप के खनिज पाए जाते हैं, इनका नीचे भूमि के आंतरिक भाग में भंडार कितना है। तो बेटा फिर भंडार हमारे जो है ना यहाँ पे थोड़ा कम है। इसका मतलब जब भंडार की बात होती है मेरे भाइयों, तो हम झारखंड के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं। इसका मतलब हमारा भंडारण में भाई साहब फर्स्ट नंबर नहीं है। चाहे हमारे यहाँ 81-82 प्रकार के खनिज पाए जा रहे हो, लेकिन उनका भंडारण जो एरिया है वो हमारे यहाँ क्या है, कम है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, भंडारण में आपका सेकंड नंबर आता है। आपके राजस्थान का भंडारण में सेकंड नंबर है। तो फिर सर फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे भाई साहब भंडारण के अंतर्गत आता है झारखंड। कौन आता है, झारखंड। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, भंडारण में राजस्थान का सेकंड नंबर रहेगा, फर्स्ट पे रहेगा झारखंड। अब राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण कहां है, तो राजस्थान में भाई साहब आपसे खनिजों का सर्वाधिक भंडारण पूछा जाए तो राजस्थान में खनिजों का सर्वाधिक भंडारण है आपके किस बेल्ट में बेटा, अरावली क्षेत्र के अंतर्गत है। कहां पे है मेरे भाइयों, अरावली क्षेत्र के अंतर्गत है। और इसीलिए अरावली क्षेत्र को, ये गजब की लाइन है, ध्यान रखना, इसीलिए राजस्थान में अरावली क्षेत्र को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। कभी भी पूछे कि राजस्थान में खनिजों का भंडार गृह किसको कहते हैं, तो अरावली को कहा जाता है। तो भंडारण में जो मेरा स्थान आता है वो ध्यान रखना भाई साहब सेकंड आता है, फर्स्ट पे झारखंड है। और राजस्थान में सर्वाधिक खनिजों का भंडारण अरावली में मिलता है, इसीलिए अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। जबकि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं, अब आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि 81 टाइप के खनिज हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं। लेकिन भंडार में जब आके ये बात बोलोगे तो भंडार जो बात लागू होगी वो किसके लिए होगी, अरावली क्षेत्र के लिए होगी, क्योंकि खनिजों का भंडार गृह किसको कहा जाता है, अरावली को कहा जाता है। अब बात आती है किसकी बेटा, उत्पादन की। चलिए सर उत्पादन पे बात कर लेते हैं। सुनिए मेरे भाइयों, कितने टाइप के मिले, 81 या 82 टाइप के। नीचे की तरफ गए तो भंडार हमने देखा, तो भंडार में पता चला यार इतने ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ भंडार, तो हम सेकंड नंबर पे चले गए। अब क्या बात कह रहा है, उत्पादन। अब सब कुछ देख लिया, 81 टाइप के, इतना भंडारण है, अरे तो अब निकालेंगे कितने को भाई, अब निकालेंगे कितने को जमीन के आंतरिक भाग से, तो मेरे भाइयों निकालेंगे तो उसी को ना बेटा जिसके भंडार ज्यादा है। जिसके भंडार नहीं है, नीचे बहुत कम मात्रा में है, उसे मैं क्यों निकालूंगा भाई। पता चला निकालने में खर्चा इतना हो गया जितना उसे बेचने में प्रॉफिट नहीं हुआ गवर्नमेंट होने के नाते, तो भाई गवर्नमेंट उसे क्यों निकालेगी। तो यह उत्पादन का मीनिंग है कि आपके जो 81 टाइप के नीचे मिल रहे थे उनमें से जिन जिन के भंडार ज्यादा थे उनको अब मैं उत्पादन करूंगा, उनको नीचे से निकालूंगा। तो उत्पादन में मैं कौन सा नंबर लेके आता हूं पूरे भारत में, तो ध्यान रखना उत्पादन में आपका थर्ड नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है, थर्ड नंबर आता है। सर यहां तो हम काफी पीछे चले गए, बिल्कुल चले गए। तो सर यहां आपके राजस्थान का थर्ड नंबर आता है। तो सर यहां पे फर्स्ट पे कौन है, तो ध्यान रखना फर्स्ट पे उड़ीसा है, फर्स्ट पे उड़ीसा है। फिर सर सेकंड नंबर पे कौन है, तो ध्यान रखना सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। कौन है बेटा, छत्तीसगढ़। तो उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान आता है वो थर्ड नंबर आता है मेरे भाइयों। ओके सर, अब बात ये आती है मेरे भाइयों अपने राजस्थान से कितने टाइप के खनिजों का अपन उत्पादन करते हैं, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों राजस्थान से 58 प्रकार के, राजस्थान से 58 प्रकार के खनिजों का
58 प्रकार के खनिजों का मेरे भाइयों क्या होता है, उत्पादन होता है। तो राजस्थान से 58 प्रकार के खनिजों का अपन क्या करते हैं बेटा, उत्पादन करते हैं। ओके, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात, 58 प्रकार के खनिजों में से ध्यान रखना मेरे भाइयों, जी गुरुजी, इसमें से मुख्य खनिज कितने हैं और इसमें से मेरे भाइयों गौण खनिज कितने हैं। मुख्य खनिज का मतलब है जिनकी कीमत ज्यादा होती है भाई साहब। मुख्य 58 में से मुख्य खनिज राजस्थान में कितने हैं, तो ध्यान रखना मुख्य खनिज है 22 और भाई साहब गौण खनिज कितने हैं, तो 36। अच्छा पॉइंट है कि उत्पादन के आधार पर अपना जो नंबर है वो ऑल ओवर इंडिया में तीसरे नंबर पे आता है। अच्छी बात है, ज्यादा पीछे भी नहीं है। लेकिन हम कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन करते हैं, 58 प्रकार के। उसमें से मेरे भाइयों आपके मुख्य खनिज कितने हैं, 22 और गौण खनिज कितने हैं, 36। चाहे पी लीजिए मेरे भाइयों। चलिए अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, चलो उत्पादन में भी चलो यहां तक देख लिया। अब हम जितने खनिज निकाल रहे हैं मेरे भाइयों, इन खनिजों का उत्पादन जो है वो 58 टाइप के खनिजों का है। उसमें से मुख्य खनिज आपके 22 हैं, गौण खनिज आपके 36 हैं। बिल्कुल बेटा, 22 जो है वो मुख्य खनिज है और 36 जो है वो गौण खनिज है। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा अगली बात क्या आती है, अब हम बात करते हैं आय की। आपने 81 टाइप के देखे, अच्छी बात है। आपने मेरे भाई भंडारण देखा, उसमें थोड़ा कम मिला तो हम सेकंड पे आ गए। अब आपने फिर निकालने की बात की तो हम थर्ड नंबर पे आ गए। अब आय की बात आती है, अब आपके ऊपर धरातल के ऊपर खनिज आपने निकाल लिए। अब मेरे भाई आय कैसे डिपेंड करेगी, आय डिपेंड ये करेगी कि जो आपने खनिज निकाले हैं वो धात्विक ज्यादा है या अधात्विक ज्यादा है। अगर जो 58 प्रकार के निकले उनमें बेटा धात्विक खनिज अगर ज्यादा हुए, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है मुख्य खनिज 22 ही है और गौण खनिज मेरे भाइयों 36 है, तो जो आपके निकले हैं आंतरिक भाग से उनमें बेटा आपके जो धात्विक खनिज है उनकी मात्रा कम है। और धात्विक खनिज अगर कम है और उनकी मात्रा कम है तो कीमत तो इनकी ज्यादा होती है, लेकिन अधात्विक खनिज ज्यादा निकलते उनकी कीमत कम होती है। तो मेरे भाइयों सीधी सी बात ये समझ में आ रही है कि अगर आंतरिक भाग से जो खनिज निकाले गए उनमें धात्विक खनिज अगर कम है तो हमें आय भी कम प्राप्त होगी। राइट सर, इसीलिए आय की दृष्टि से बेटा पता है आप कौन से नंबर पे पहुंच जाते हो, थर्ड नंबर पे आपका राजस्थान आता है। तो सर यहां पे फर्स्ट पे कौन है, सेम भाई साहब, फर्स्ट पे कौन है, उड़ीसा है। ओके सर, और सेकंड नंबर पे सर कौन है, तो सेकंड नंबर पे है सर कौन, छत्तीसगढ़। कौन है सर, छत्तीसगढ़। तो यहां पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आय के अंतर्गत मेरे भाई जो आपका नंबर आता है सर वो कौन सा नंबर आता है, तो थर्ड नंबर आता है। पहले पे कौन आता है, उड़ीसा आता है, और सेकंड पे कौन आता है, छत्तीसगढ़ आता है। जल्दी से बताइए भाई साहब यहां पे आपको ये नंबरिंग याद हुआ या नहीं हुआ, जो मैंने नंबरिंग आपको यहां बताया है ये याद हुआ कि नहीं हुआ। विविधता में हम पहले नंबर पे हैं, भंडारण में हम सेकंड नंबर पे हैं, उत्पादन में भाई साहब हम थर्ड नंबर पे हैं, और आय के अंतर्गत भाई साहब हम थर्ड नंबर पे हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि भाई साहब बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से। यस यस, ओके मेरे भाइयों, ओके डन। अब चलते हैं मेरे भाइयों आगे की बात करने के लिए। ओके सर, यहां तक मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ गई होगी। जी गुरुजी, अब आगे की बात मैं आपसे क्या करने वाला हूं, तो सुनिए भाई साहब, हम जो चल रहे हैं वो राजस्थान की खनिज संपदा में चल रहे हैं। ओके सर, राजस्थान की खनिज संपदा में, और यहां से भाई साहब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप लेके जाएंगे, वो ये सर, आपसे कल को ये कहा जाए कि राजस्थान की खनिज संपदा का, राजस्थान की खनिज संपदा का मेरे भाइयों भारत की खनिज संपदा में, भारत की खनिज संपदा में योगदान, कि राजस्थान की खनिज संपदा का भारत की खनिज संपदा में योगदान, तो मेरे भाइयों ध्यान रखना कितना प्रतिशत योगदान है सर, तो आपका 22% योगदान आता है। इसका मतलब भारत में से जितना भी खनिज निकलता है उसे मैं 100% मान लूं तो उसमें हर एक स्टेट का योगदान है या नहीं है, बिल्कुल है सर। तो उस हर एक स्टेट में अपना राजस्थान कितना योगदान देता है भारत के संदर्भ में, तो बेटा 22%। अब राजस्थान का योगदान भारत की खनिज संपदा में 22 हो गया, तो ये जो 22 है मैं इसे राजस्थान के संदर्भ में अपने आप के लिए 100 मान लूं,
बात तो सही कह रहे हैं सर, कितना मान लूं? 100। ओके सर, तो जब मैं इसे 100 मान रहा हूं मेरे भाइयों, राजस्थान के संदर्भ में मैं इसे कितना मान रहा हूं? 100% मान रहा हूं, राजस्थान के संदर्भ में मान रहा हूं। अब मुझे यह देखना है कि इसमें धात्विक खनिज का योगदान कितना है, अधात्विक का कितना है और अन्य खनिज का योगदान कितना है। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे सारे बच्चे यहां तक बात को, कि राजस्थान की जो खनिज संपदा है वो राजस्थान की खनिज संपदा का भारत की खनिज संपदा में योगदान है 22%। अब इसे मैं कितना मान रहा हूं? 100। और 100 मानने के बाद मैं फिर आपसे पूछूं कि इसमें भाई साहब धात्विक खनिज का कितना योगदान है। मैंने आपसे पूछा कि धात्विक खनिज का कितना योगदान है भारत के संदर्भ में इनमें से, और मेरे भाइयों मैंने आपसे पूछा कि अधात्विक खनिज का कितना योगदान है इनमें से। ओके सर, और मेरे भाइयों मैंने ये पूछा कि अन्य जो खनिज है उनका योगदान कितना है। बिल्कुल राइट सर, अन्य जो खनिज है उनका योगदान कितना है। तो भाई साहब ये भी ध्यान रखना है आपको, भाई साहब ये तो गजब की चीज है। धात्विक खनिज का योगदान है आपके भारत की खनिज संपदा में राजस्थान के अंतर्गत 15%। अधात्विक जो खनिज का योगदान है भाई साहब वो है आपका 25%। कितना? 25। और 25 और 15 हो जाता है 40। और अन्य खनिज का योगदान है भाई साहब 60%। कितना है? 60%। तो राजस्थान की खनिज संपदा का भारत की खनिज संपदा में मेरे भाइयों कितना योगदान आता है? 22%। 22 को अगर मैं 100 मान लेता हूं तो इसमें से राजस्थान के अंतर्गत धात्विक खनिजों का योगदान कितना है? 15। अधात्विक खनिजों का योगदान कितना है? 25। और बचे अन्य खनिज का योगदान कितना है? 60%। ओके सर, अब यहां पे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यार जो भाई साहब मजा बांधने वाली है वो ये कि हम धात्विक खनिज में भाई साहब पहले पे नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इस वाले परसेंटेज में अन्य और स्टेट भी हमसे ज्यादा योगदान दे देते हैं। बिल्कुल, इसमें भी हम पहले पे नहीं है, अन्य खनिजों में भी और स्टेट हमसे आगे हैं। लेकिन जब बात आती है भाई साहब किसकी? अधात्विक खनिज की, तो भाई साहब हमसे आगे कोई नहीं है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अंदर अगर वो चला गया इस जगह पे तो ध्यान रखना, राजस्थान का अधात्विक खनिजों के अंतर्गत जो योगदान है भारत में वो पहले नंबर पे। इसका मतलब हमारे यहां माना कि सोना कम निकलता है, चांदी कम निकलता है, तांबा कम निकलता है भाई साहब, लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे पत्थर भाई साहब हमारे से यहां से ज्यादा और कहीं निकलता ही नहीं है। अयोध्या का राम मंदिर बना है, बताइए बंसी पहाड़ पर भरतपुर का पत्थर गया है नहीं गया? कोई हमारे यहां से बजरी कितनी भी ले ले भाई साहब, पत्थर कितने भी ले ले, रेड स्टोन कितने भी ले ले, लाइम स्टोन ले ले भाई साहब, हमारे यहाँ ये चीजें धुआंधार निकलती हैं, लेकिन इनकी जो कीमत होती है वो कम होती है। समझ गए? तो मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे, अच्छा लाइन है भाई साहब। कौन सा वाला गुरुजी? ये कि अधात्विक खनिजों के उत्पादन में मेरे भाइयों, अधात्विक खनिजों के उत्पादन में, ओके सर, अधात्विक खनिजों के उत्पादन में भाई साहब राजस्थान का मेरे भाइयों भारत में, राजस्थान का भारत में ध्यान रहे बेटा प्रथम स्थान आता है। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में मेरे भाइयों कौन सा स्थान आता है? तो भाई साहब आपका प्रथम स्थान आता है। बोलो डन है मामला? डन है। यह था खनिजों का दृष्टिकोण। अब मेरे भाइयों इसे पूरा की पूरा प्रॉपर में लेके आया हूं पीपीटी पे, वहां समझा देता हूं, लेकिन मेरा यह समझाने का जो तरीका था इससे आप जरूर आपको पसंद आया होगा और चीजें अच्छी याद हुई होंगी। अब इसे मैं पीपीटी मोड पे लेके आ जाता हूं। लीजिए, मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया था आपको बेटा? विविधता पढ़ाया था। बिल्कुल पढ़ाया था सर। और इसमें मैंने कहा था कि राजस्थान में खनिज विविधता में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तो आपने कहा था प्रथम स्थान आता है। कितने टाइप के खनिज पाए जाते हैं? 81 या 82 प्रकार के खनिज आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। और मेरे भाइयों इसीलिए राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है सर? अजायब घर कहा जाता है। इसीलिए राजस्थान को खनिजों का क्या कहते हैं? अजायब घर। तो ये अपन ने विविधता में पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा था सर। फिर अपन आए थे किसके अंतर्गत बेटा? भंडारण के अंतर्गत आए थे। और भंडारण में अपने राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? दूसरा आता है। और सर्वाधिक जो भंडारण है वो कहां पाया जाता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। इसीलिए अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में मेरे भाइयों खनिजों का, राजस्थान में खनिजों का क्या कहते हैं? भंडार गृह कहा जाता है। किसको मेरे भाइयों? अरावली को राजस्थान में खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। ये अपन ने भंडारण में देखा था। फिर मेरे भाइयों अपन आ गए थे किसमें बेटा? उत्पादन में। और उत्पादन में अपन कौन सा नंबर लेके बैठे हुए भारत में? तो अपन तीसरा नंबर लेके बैठे हुए मेरे भाइयों। या फर्स्ट पे कौन था? तो आपको पता था उड़ीसा था। सेकंड पे कौन था? छत्तीसगढ़। अपन राजस्थान में से कितने प्रकार के खनिज निकालते हैं? 58 प्रकार के खनिज निकालते हैं। और भारत की खनिज संपदा में राजस्थान की खनिज संपदा का योगदान कितना आता है?
22% आता है। 22 को मैं 100 मान लूं तो धात्विक का कितना आता है 15, अधात्विक का कितना आता है 25 और अन्य खनिज का कितना आता है 60। ये रहा खनिज संपदा में धात्विक खनिज का योगदान कितना है भारत के संदर्भ में 15, अधात्विक खनिज का योगदान कितना है तो आप कहेंगे 25 और अन्य खनिज का योगदान कितना है तो आप कहेंगे सर 60%। और यहां पर मैंने नोट में एक बात यहां पे भी दी और वहां पे भी दी है कि अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है भाई साहब, प्रथम स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है भाई साहब, प्रथम स्थान आता है। एक बार यहां तक कमेंट करके बताओ कि भाई साहब बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर उसका आधार ही नहीं बना तो फिर पढ़ना ही बेवकूफी है। तो एक बार कमेंट करके बता दो बेटा कि यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई। जब तक मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, जल्दी से कमेंट करो भाई साहब कि यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। जी सर जी, ओके बेटा ओके। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। यही मुझे उम्मीद थी कि मैंने जो समझाया वो शायद आपके समझ में आया होगा। ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, दिल खुश हुआ सारे कमेंट देखकर आपके। ओके चलिए मेरे भाइयों, अब आगे बढ़ते बेटा अपन। और अगली बात में क्या लेके आ रहा हूं, आय की बात और थी अपने पास एक, बिल्कुल थी सर आय की बात। और आय में भी अपन कौन से नंबर पे थे बेटा, तीसरे स्थान पे थे। और अधात्विक खनिजों की कीमत धात्विक खनिजों से कम होती है। भाई आय में हम तीसरे नंबर पे क्यों गए, क्योंकि हमारे यहाँ धात्विक खनिज कम निकलते हैं और अधात्विक ज्यादा निकलते हैं, और धात्विक खनिजों की कीमत अधिक होती है जबकि अधात्विक खनिजों की कीमत कम होती है। तो इसलिए हम कौन से नंबर पे पहुंच जाते हैं, तीसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं। ओके, फिर आ जाता है खनिजों की दृष्टि से भौतिक प्रदेश। अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको, बहुत धैर्य के साथ सुनिएगा। जी गुरुजी आप तो बस बताते रहिए, हम तो सुनने के लिए तैयार हैं सर। तो मेरे भाइयों यहां पे देखिए बेटा, ये आपकी आ गई अरावली पर्वत माला। ओके सर, ये मेरे भाइयों आपका हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ओके सर, ये कौन सा हो गया बेटा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ओके सर, अब ध्यान से सुनेंगे मेरे भाइयों। ओके सर, ये तो है आपके राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी, ओके सर, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ओके सर डन, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और यह है मेरे भाइयों आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और यह है आपके राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और यह है राजस्थान का मेरे भाइयों पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। ओके सर, तो इस प्रकार से राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हो गए, 4। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, खनिज। अब आपको कल को यह पूछा जाए कि खनिजों की दृष्टि से इनमें सबसे ज्यादा संपन्न भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो भाई साहब खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न भौतिक प्रदेश है आपका अरावली। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपसे यह पूछा जाए कि खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा पिछड़ा भौतिक प्रदेश है मेरे भाइयों पूर्वी मैदानी भाग। चलिए इधर की तरफ लिख देता हूं ये वाली बात, खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा भौतिक प्रदेश रहेगा कौन बेटा, पूर्वी मैदानी भाग। सर खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न चलो अरावली को मान लेते हैं, लेकिन ये पिछड़ा आपका पूर्वी मैदानी भाग कैसे रहेगा वो मैं बताता हूं ना बेटा, पिछड़ा कैसे रहेगा। सबसे पहली बात ये, आपने मैदानी भागों में ये दो शब्द जरूर सुने होंगे, खादर और बांगर। ध्यान से सुनना, खादर और बांगर। मान के चलो ये आपका मैदानी भाग है, यहां पे कोई खनिज, यहां पे आपका पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये कोई खनिज का भंडार है। ओके सर, ये कोई खनिज का भंडार है। अब बताइए खादर का मीनिंग क्या होता है, प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा पानी लाया जाता है बाढ़ का और वहां पे एक मिट्टी की नवीन परत जमा की जाती है। तो मान के चलो ये मैदानी भाग में कोई खनिज मिल रहा है, ये कैसे भाग में कोई खनिज है, मैदानी भाग में। अब बताओ आपकी अगली साल बाढ़ आई और मिट्टी की नवीन परत जमा करके चली गई, फिर आई नवीन परत जमा कर दी, फिर आई नवीन परत जमा कर दी, फिर नवीन परत जमा कर दी, नवीन। अब बताओ वो खनिज तो जहां है वहीं है, लेकिन आपके मैदानी भागों में जो खादर नामक स्थलाकृति होती है उसमें प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा मिट्टी की नई लेयर लाई जाती है और जमा की जाती है। अब बताओ इसकी गहराई लगातार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बिल्कुल बढ़ रही है। तो फिर भाई ये मैदानी जो भाग है इसमें से जब अत्यधिक गहराई में खनिज पाए जा रहे हैं और उनको निकालने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो भाई मैं क्यों निकालूंगा बताइए आप। जब पता चले बेचने में इतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना निकालने में खर्चा हो गया, तो मैं क्यों निकालूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो इसीलिए खनिजों की दृष्टि से पिछड़ा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी भाग, और खनिजों की दृष्टि से संपन्न कौन है, अरावली। और अगर मैं आपको कृषि टॉपिक पढ़ा रहा होता तो ये उल्टा हो जाता, कृषि में जो भाई साहब आपका खनिजों में पिछड़ा है वो संपन्न है, और जो खनिजों में संपन्न है वो कृषि में पिछड़ा है।
तो यहां इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं मेरे भाइयों। तो खनिजों में सर्वाधिक आपका संपन्न भौतिक प्रदेश अरावली माना जाता है और पिछड़ा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग माना जाता है। ओके सर, तो यहां पे ध्यान रखेंगे भाई साहब, खनिजों की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से मेरे भाइयों राजस्थान का, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न भौतिक प्रदेश, खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न भौतिक प्रदेश माना जाता है, जिसे हम कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। और पूर्वी मैदानी भाग के बारे में ध्यान रखेंगे बेटा, ये जो है आपके पास, इसे ध्यान रखेंगे, खनिजों की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से मेरे भाइयों राजस्थान का आप कह सकते हैं सर्वाधिक, राजस्थान का सर्वाधिक पिछड़ा भौतिक प्रदेश, पिछड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक पिछड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है पूर्वी मैदानी भाग। ओके सर, अब मेरे भाइयों अगर इस क्वेश्चन को घुमा के कर दे और वो ये कहे अगर खनिज खनिज तक सीमित रहा कि खनिजों की दृष्टि से, और यहां पे भी कहा खनिजों की दृष्टि से, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गया कि ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से, अब यहां पे एक कंडीशन डल चुकी है, कैटेगरी डल चुकी है ऊर्जा खनिज। और ऊर्जा खनिज में मेरे भाइयों तीन ही खनिज आते हैं जिनका नाम है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। अगर ये कंडीशन डाल दे कि ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न भौतिक प्रदेश, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा खनिज आपके निकलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से। और जब ऊर्जा खनिज आपको पढ़ाऊंगा, पेट्रोलियम पढ़ाऊंगा तो सबसे ज्यादा बाड़मेर से निकलता है, प्राकृतिक गैस पढ़ाऊंगा तो ये भी बाड़मेर से निकलती है, और कोयला पढ़ाऊंगा तो मेरे भाइयों ये भी आप देखना बीकानेर, बाड़मेर वगैरह इन जिलों से निकलेगा। तो मेरे भाइयों अगर मैंने गलती से ये कह दिया कि ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न भौतिक प्रदेश कौन सा है, और देख लेना वो ए ऑप्शन में अरावली देगा। लेकिन अरावली कब करना है, जब कोई कंडीशन आगे नहीं लगी हो, ऊर्जा खनिज नहीं लगा हो, डायरेक्ट हो खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न तो अरावली है, खनिजों की दृष्टि से पिछड़ा तो पूर्वी मैदानी भाग है। लेकिन अगर गलती से उसने ये कह दिया कि ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से संपन्न, तो फिर ध्यान रखना उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ओके सर, तो भाई सब क्या समझ में आई ये वाली बात, ध्यान रखेंगे यार। अब मैं बताए क्या कहने जा रहा हूं, ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, ऊर्जा खनिज। और ऊर्जा खनिज में ये तीन टाइप के खनिज आते हैं, ध्यान रखना, जिनमें एक आता है पेट्रोलियम, ओके सर, एक आता है मेरे भाइयों प्राकृतिक गैस, क्या आता है, प्राकृतिक गैस, और एक आता है मेरे भाइयों कोयला। तो आप ध्यान रखेंगे ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से, ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से मेरे भाइयों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न, ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न जो भौतिक प्रदेश है मेरे भाइयों वो ये रहेगा, सर्वाधिक संपन्न भौतिक प्रदेश माना जाता है। तो ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न भौतिक प्रदेश रहेगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बोलो डन डना डन भाई साहब, बोलो ये बात भी समझ में आई या नहीं आई कि खनिजों की दृष्टि से अगर भौतिक प्रदेश हमसे पूछे जाएंगे तो हम कुछ इस प्रकार से जवाब देंगे, राइट मेरे भाइयों, राइट। बोलो मस्त, बताइए ना यार, एक बार कमेंट करके बताओ ना यार कि यहां तक आनंद आया या नहीं आया। बताइए खनिज टॉपिक अभी टफ तो नहीं लग रहा? अरे नहीं लगेगा यार, विश्वास कीजिए, जब आपने इतना विश्वास मेरे को दिखाया है, इतना विश्वास मेरे ऊपर रखा है, तो सच कहता हूं थोड़ा सा और बना लीजिए, बस कुछ टॉपिक और रह गए, वो आपके सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं सच कह रहा हूं आपसे, उनमें आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला इन टॉपिकों में, क्योंकि इन टॉपिकों को मैं पढ़ाऊंगा ही ऐसे कुछ इस तरीके से। तो भाई साहब आप बेफिक्र रहिए मेरी तरफ से और बस होके पढ़ाई कीजिए, बस उस दिन मेरे से मिलने के लिए आ जाना मेरे भाइयों, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए कि सर ज्योग्राफी से हमें बहुत हेल्प हुई थी पेपर के अंतर्गत, वास्तव में आपने जो पढ़ाया था उसमें से बहुत कुछ आया था और उसकी वजह से हम कई क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो बस उस दिन मेरे से मिलने आ जाना, तब तक भले आप मेरे से मिलो ना मिलो मेरे लिए बराबर है मेरे भाइयों, क्योंकि सफलता के बाद जब बच्चा मिलने आता है तो मुझे लगता है कि मैंने जो कर्म किया था उसका पुण्य मुझे मिला है। तो मेरे भाइयों जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस चीज में भी हो जाए, तो एक बार फोन कर लीजिएगा, नहीं मिलने आओ और या फिर मिलने आएंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा मेरे भाइयों, बिल्कुल। और 15 तारीख को मेरे भाइयों जो आने वाली है, आज 13 तारीख हो ही चुकी है, सॉरी आज 12 है क्या सचिन, 13 तारीख मेरे भाइयों हो ही चुकी है आज,
और 13 के बाद कल का दिन बीच में, और 15 को वैसे भी मेरा बर्थडे है, ये ध्यान रहे आपको। तो 15 अप्रैल को मैं चाहूंगा, और 15 अप्रैल को हमारा नया बैच भी आ रहा है लक्ष्य कोचिंग के अंतर्गत मेरे भाइयों, डेमो बैच भी आ रहा है। तो 15 तारीख को मेरा बर्थडे भी है और 15 तारीख को डेमो बैच भी आ रहा है। तो भाई साहब जिनको मिलना है और जिनको आना है यहाँ पे भाई साहब, वो मेरे को यहाँ पे आ सकते हैं मिलने के लिए मेरे भाइयों। बाकी जो बहुत दूर है वो मिलने के लिए नहीं आए, प्लीज रिक्वेस्ट है, वो केवल अपनी शुभकामनाएं वैसे ही लाइव क्लास में लूंगा उसी के अंतर्गत भेज दें। ओके, तो मेरे भाइयों मस्त होके पढ़िए, आप बिंदास होके पढ़िए यार, अच्छा लग रहा है वास्तव में। इतना मेरा सपना था कि इतने सारे बच्चों को एक साथ में पढ़ाऊंगा लाइव पे, ये मेरा केवल सपना था जो आप लोगों ने हकीकत में बदल दिया। और आज मेरे भाइयों मेरे पास व्हाट्सएप पे इस प्रकार के वीडियोज आते हैं बच्चों के कि सर हम लाइब्रेरी में बैठ के सुबह 8 से 9 आपकी क्लास पढ़ते हैं, हर एक बच्चे के वीडियो आते हैं। शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां से किसी बच्चे ने वीडियोज नहीं भेजा हो मेरे भाई, तो दिल गदगद हो जाता है सच कहूं। और इसीलिए ये पॉजिटिव एनर्जी सुबह जगने के अंतर्गत आती है कि मैं चलता हूं उन सभी बच्चों के लिए काम करने के लिए जो दूर दराज आपके कस्बे ढाणी के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो मेरे भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना प्यार दिया। बाकी पूरे राजस्थान में सब जगह ज्योग्राफी चली रही है, लेकिन आपने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया और मेरे भाइयों ये जो आपने बड़ा दिल दिखाया, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। चलिए मेरे भाइयों, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी खनिजों की दृष्टि से भौतिक प्रदेश। ओके मेरे भाइयों, ओके। चलिए एडवांस में देने की जरूरत नहीं है, उसी दिन अपन बात करेंगे भाई सब 15 तारीख को, अभी एडवांस में नहीं, उसी दिन 15 तारीख को बात करेंगे और उस दिन देखना धमाका होने वाला है मेरे भाइयों। चलिए अगला भाई साहब, अब आ जाते हैं खनिज चट्टान पे। जी सर, खनिज चट्टानों में बेटा मैंने कहा था 3 प्रकार की चट्टानें होती है, एक होती है अवसादी चट्टानें, एक होती है विंध्यन क्रम की चट्टानें और एक होती है धारबाड़ चट्टानें। तो खनिजों के अंतर्गत 3 प्रकार की चट्टानें होती है मेरे भाइयों, जिनमें एक कौन सी होती है बेटा, अवसादी, एक होती है विंध्यन और एक होती है धारबाड़ क्रम की चट्टानें। कहां कहां राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, अच्छे से सुनना मेरे भाइयों। बिल्कुल सर, तो यहां पे सबसे पहले तो मैं राजस्थान का एक मैप बना लेता हूं। ओके सर, ये मेरे भाइयों आपके राजस्थान का एक मैप हो गया। ओके सर, और राजस्थान के मैप के अंतर्गत ये अरावली हो गई, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया। ओके सर, डन। तो भाई साहब ये तो आपकी क्या हो गई, अरावली पर्वतमाला हो गई, ये आपके राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया। ओके सर, और यहां पे ध्यान रहे मेरे भाइयों, ये जो है आपका ये है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ओके सर, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो है आपका ये है अरावली। ओके सर, ये अरावली। और ये जो भौतिक प्रदेश है सर, ये है आपका पूर्वी मैदानी भाग। ओके सर, पूर्वी मैदानी भाग। और ये जो है बेटा, ये है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ओके सर, अब ध्यान देंगे बेटा इसमें से अवसादी जो चट्टानें हैं, इन चारों भौतिक प्रदेशों में से राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, आपके विंध्यन कहां पाई जाती है और धारबाड़ कहां पे पाई जाती हैं। तो खनिजों में 3 टाइप की चट्टानें होती हैं, अवसादी, विंध्यन और धारबाड़। अब ध्यान देंगे, अवसादी जो चट्टानें मेरे भाइयों राजस्थान के अंतर्गत, अवसादी चट्टानें राजस्थान के, ध्यान रखना भाई साहब, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ये चट्टानें राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। और अवसादी चट्टानों से जो खनिज प्राप्त होते हैं, इनसे जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं मेरे भाइयों, वो ध्यान रखना, इनसे हमें खनिज प्राप्त होते हैं ऊर्जा खनिज। अभी बता रहा था ना थोड़ी देर पहले कि मरुस्थल कौन से खनिजों में अग्रणी है, ऊर्जा खनिज। और ऊर्जा खनिजों में मेरे भाइयों 3 टाइप के खनिज आते हैं, जिनमें एक आता है मेरे भाइयों आपका पेट्रोलियम। क्या आता है बेटा, पेट्रोलियम। ओके सर, एक आता है मेरे भाइयों इसके अंतर्गत प्राकृतिक गैस। क्या आता है बेटा, प्राकृतिक गैस। और एक इसके अंतर्गत आता है कोयला। तो ध्यान रखेंगे बेटा, अवसादी चट्टानें राजस्थान के यहां पे रहेंगी, कहां पे रहेंगी, इस जगह पे रहेंगी। बिल्कुल, अवसादी चट्टानें राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं और ये ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती हैं, जिनमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला निकाला जाता है। ओके, डन डन सर। दूसरी बात मेरे भाइयों ये भी ध्यान रखेंगे, अवसादी जो चट्टानें हैं, इनमें जो खनिज पाए जाते हैं वो टर्सरी काल के खनिज पाए जाते हैं। टर्सरी काल क्रम के खनिज, टर्सरी काल क्रम के खनिज यहां पे देखने को मिलते हैं, जो अवसादी चट्टानों से यहां से प्राप्त होते हैं। डन सर। अब चलते हैं विंध्यन चट्टानें मेरे भाइयों। ये विंध्यन चट्टानें आपको कहां देखने को मिलने वाली हैं, तो ध्यान रखना, विंध्यन क्रम की चट्टानें आपके यहां रहेंगी। कहां रहेंगी, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंतर्गत। और धारबाड़ की कहां रहेंगी वो भी बताऊंगा। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत पाई जाती हैं। ओके सर, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे कि ये राजस्थान के भाई साहब कौन से वाले एरिया में, दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती हैं। ओके, दक्षिणी पूर्वी भाग में। और दूसरी बात बेटा, इनसे जो खनिजों की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना, इनसे जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं इन चट्टानों से, वो भाई साहब सबसे ज्यादा स्टोन की प्राप्ति होती है। किसकी, स्टोन की प्राप्ति होती है।
इसका मतलब आपके रेड स्टोन जिसे आप लाल पत्थर कहते हैं, लाइम स्टोन जिसे आप चूना पत्थर कहते हैं मेरे भाइयों, सैंड स्टोन जिसे आप बलुआ पत्थर कहते हैं, कोटा स्टोन, सबसे ज्यादा अगर पत्थर की प्राप्ति हमें किन्हीं चट्टानों से होती है राजस्थान में तो वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से होती है। और ये चट्टानें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो कल को कहे ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ऊर्जा खनिज राजस्थान के किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में। फिर कहे विंध्यन चट्टानें राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती हैं। कौन से खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? तो स्टोन की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं मेरे भाइयों आपके पास धारवाड़ क्रम की चट्टानें लेने के लिए। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो ध्यान रखना, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें अरावली के अंतर्गत पाई जाती हैं। कहां पे? अरावली के अंतर्गत। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें ध्यान रखेंगे भाई साहब अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। बिल्कुल सर, अरावली पर्वतीय प्रदेश में ये देखने को मिलती हैं। ओके सर, किस प्रदेश के अंतर्गत बेटा? अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती हैं। और मेरे भाइयों ये जो आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें अरावली में, इनको धारवाड़ क्यों कहा गया है? तो ध्यान रखना इनमें सबसे ज्यादा धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कैसे खनिज? तो धारवाड़ जो चट्टान है मेरे भाइयों उनमें कैसे खनिज पाए जाते हैं? आपके धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब सर धात्विक खनिज किसे कहते हैं? थोड़ी देर के लिए और रुकिए, ये भी बात आ जाएगी। तो इन चट्टानों में सबसे ज्यादा कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज को आप दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक होता है लोह धात्विक और एक होता है अलोह धात्विक। धात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं? तो एक आता है लोह अयस्क, एक आता है मैग्नीज, एक आता है निकेल, एक आता है कोबाल्ट, एक आता है क्रोमियम, एक आता है टंगस्टन, एक आता है टाइटेनियम, एक आता है प्लेटिनियम, एक आता है सोना, एक आता है चांदी, एक आता है तांबा, एक आता है सीसा जस्ता, एक आता है एल्युमिनियम, एक आता है टिन, एक आता है मैग्नीशियम, एक आता है पारा, एक आता है बॉक्साइट। ये जितने भी खनिज मैंने बोले थे ये सब कैसे हैं? धात्विक खनिज माने जाते हैं। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं। और इनमें कौन से खनिज पाए जाते हैं मेरे भाइयों? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब बताइए भाई साहब इन चट्टानों की कीमत अधिक होगी या नहीं होगी? तो भाई साहब इन चट्टानों की कीमत अधिक मानी जाती है, इसीलिए इनको कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों को सर्वाधिक कीमती चट्टानें। तो इन्हीं को बोला जाता है सर्वाधिक कीमती चट्टानें कहा जाता है। तो अपन यहां पे मेरे भाइयों क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे सर खनिज चट्टान। और खनिज जो चट्टान है वो तीन प्रकार की होती है मेरे भाइयों, जिनमें एक होती है कौन सी? अवसादी चट्टानें, एक होती है मेरे भाइयों विंध्यन क्रम की चट्टानें, और एक होती है भाई साहब धारवाड़ चट्टानें। और अवसादी चट्टानें राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में रहेंगे, जिसमें ऊर्जा खनिज निकलेंगे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। विंध्यन क्रम की चट्टानें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में रहेंगी, जिससे स्टोन की प्राप्ति होगी। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है भाई साहब वो अरावली में रहेंगी। और यही चट्टानें सबसे ज्यादा कीमती मानी जाती हैं, क्योंकि इनसे धात्विक खनिज निकलते हैं और धात्विक खनिज आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अब बताइए भाई साहब पूर्वी मैदानी भाग में तो मैंने कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया सर? पूर्वी मैदानी भाग में रीजन, भाई साहब पूर्वी मैदानी भाग में आपने क्या लिखा था कि ये खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का सर्वाधिक पिछड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। इसीलिए वहां पे कोई सी चट्टान खनिजों के अंतर्गत नहीं आती। तो ये रहेंगी आपकी खनिज चट्टान, जिसे पीपीटी मॉड्यूल पे देखिए आगे चल के। आइए सबसे पहले मैंने क्या लिया है? अवसादी चट्टान लिया है। बिल्कुल लिया है सर। अवसादी चट्टान के अंतर्गत में क्या बताने वाला हूं? देखो ये राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली है। ओके सर, इनसे क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा खनिज। और ऊर्जा खनिज में तीन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। ओके डन डन सर। इसके अलावा सेकंड पे मैंने क्या लिया है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बताइए कहां मिलेंगी? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। कैसे क्रम की चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं मेरे भाइयों। अरावली पर्वतमाला में कैसे खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों आय की दृष्टि से खनिजों में यह चट्टान सर्वाधिक कीमती मानी जाती है। तो जो बातें बताई वो यहां पे लिखी हुई है मेरे भाइयों। बिल्कुल सर, कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाएंगी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें होंगी। ओके सर। और अरावली पर्वतमाला से धात्विक खनिज आपके निकाले जाएंगे। और आय की दृष्टि से खनिज की ये चट्टानें जो हैं वो सबसे ज्यादा कीमती चट्टानें मानी जाती हैं। फिर आ जाते हैं किस पे मेरे भाइयों? विंध्यन क्रम की चट्टानें। ओके सर। बताइए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है और इससे स्टोन या पत्थर की प्राप्ति होती है, जैसे कोटा स्टोन, रेड स्टोन, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन की प्राप्ति होती है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई यहां तक? अगर यहां तक बात समझ में आ चुकी है तो मेरे भाइयों एक बार जरूर मुझे बताएं। और फिर आता है अपना चौथा पॉइंट मेरे भाइयों, खनिजों का वर्गीकरण। और खनिजों के जब वर्गीकरण को आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो एक होता है बेटा धात्विक खनिज और एक होते हैं मेरे भाइयों अधात्विक खनिज। जिनमें भाई साहब धातु का अंश पाया जाता है उन्हें कहते हैं धात्विक खनिज, और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें कहते हैं मेरे भाइयों क्या? अधात्विक खनिज।
ओके ओके मेरे भाइयों ओके। अब देखो बेटा, धात्विक खनिज किसको कहेंगे आप और अधात्विक खनिज किसको कहेंगे, और ये भी बात ध्यान रहे, धात्विक खनिज पुनः भाई साहब आपके दो भागों में बांटे जाते हैं। जिनमें लोहे का अंश मिलेगा उन्हें कहेंगे लोह धात्विक खनिज, जिनमें नहीं मिलेगा उन्हें कहेंगे अलोह धात्विक खनिज। तो मैं तो हर एक स्टूडेंट से ये कहता हूं कि धात्विक खनिज की जो ये सारणी है, लोह धात्विक और अलोह धात्विक, ये याद कर लेनी है। बच्चे कुचे सब किधर चले जाएंगे मेरे भाइयों, अधात्विक खनिज के अंतर्गत चले जाएंगे, उनको हाथ नहीं लगाना है। जब ये अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे लोह धात्विक और अलोह धात्विक, तो भाई सब अधात्विक याद क्यों करेंगे। बात तो सही कह रहे हैं सर। तो देखो कैसे याद करने, आइए मैं बताता हूं। लोह धात्विक में कौन कौन से आएंगे, पहला लोहे के नाम से निकालिए, तो आप कहेंगे सर लोह अयस्क, बिल्कुल ठीक कहा। क्या कहेंगे, लोह अयस्क। ओके सर, तो लोह धात्विक में पहला खनिज आ जाएगा लोह अयस्क। इसको कठोर बनाने के लिए मिलाना होता है मैग्नीज। क्या मिलाना होता है, मैग्नीज। ओके सर, तो लोह अयस्क के बाद एक खनिज आएगा जिसको आप क्या कहेंगे, मैग्नीज। तो पहला लोह धात्विक खनिज के अंतर्गत लोह अयस्क हो गया। दूसरा मेरे भाइयों इसको कठोर बनाने के लिए क्या हो गया, मैग्नीज। अब मैग्नीज पढ़ते वक्त बताइए जोर किस पे लग रहा है सर, नी पे लग रहा है। किस पे लग रहा है बेटा, नी पे लग रहा है, नी। तो ऐसा करो, नी को निकाल लो यार, अरे नी को भाई निकाल लो। तो भाई साहब मैग्नीज पढ़ते वक्त नी पे जोर पड़ रहा है तो नी को निकाल लो। अरे सर निकाल लिया, अरे सर निकाल लिया, निकालने का मतलब निकेल, गजब गुरुजी। तो भाई साहब लोह धात्विक खनिज में पहला लोहे के नाम से रहेगा लोह अयस्क। कठोर बनाने के लिए मैग्नीज मिलाना होता है, और मैग्नीज में किस वर्ड पे जोर लग रहा है, ना पे लग रहा है। तो भाई साहब क्या कर लो, ना को निकाल लो, तो निकल आ गया। ओके सर, अब ध्यान रखेंगे भाई साहब, का को निकाल लो। अब का को जब आप निकालेंगे तो दो खनिज आपके हाथ लगने चाहिए, ध्यान रखना। का से एक आएगा आपका कोबाल्ट, क्या आएगा, कोबाल्ट, और एक आएगा क्रोमियम। का से आपके दो खनिज आएंगे, एक का नाम रहेगा कोबाल्ट और एक का नाम रहेगा क्रोमियम। तो लोह धात्विक खनिज में पहला लोह अयस्क, कठोर बनाएंगे तो मैग्नीज मिलाएंगे, नी पे जोर पड़ा तो निकल बाहर निकाल लेंगे, फिर का पे जोर पड़ेगा तो दो निकालेंगे, जिनमें एक का नाम रहेगा कोबाल्ट और एक का नाम रहेगा क्रोमियम। अरे इतना लोहा बनने के बाद दो बार टांग के नीचे से निकालना है, इतना लोहा बनने के बाद दो बार टांग के नीचे से निकालना है। तो भाई साहब टांग के नीचे से एक बार जब निकलेगा तो वो रहेगा टंगस्टन। ओके गुरुजी, और एक बार निकलेगा तो उसे आप कहेंगे टाइटेनियम। क्या कहेंगे, टाइटेनियम। ओके गुरुजी, तो ये रहेंगे आपके लोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज में पहला रहेगा लोहे के नाम से लोह अयस्क, कठोर बनाएंगे तो मैग्नीज, नी पे जोर पड़ा तो निकेल, और का से जोर पड़ा तो कोबाल्ट और एक क्रोमियम, और दो बार टांग के नीचे से निकालना है टंगस्टन और टाइटेनियम। ओके डन सर। अब चलते हैं भाई साहब अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत। अलोह धात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आएंगे, तो सुनिएगा अच्छे से एक बार। अलोह धात्विक की शुरुआत कहां से करनी है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं अलोह धात्विक खनिज की। जी गुरुजी, एक बार भाइयों मेरे जाना मुंबई हुआ, और मुंबई के अंतर्गत जब मैं घूम रहा था तो सलमान खान ने मेरे को देख लिया। तो सलमान खान ने कहा, गौरव सर आप यहां क्या कर रहे हो। अब आप सबको हंसी तो आ रही होगी, खैर क्या तो गुरुजी मूड में तगड़ी फेंक रहे हैं, तो इसे फेंकना ही मान लो भाई, मेरे से क्यों मिलेंगे ये बड़े लोग, लेकिन इससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो मेरे भाइयों मैं मुंबई के अंतर्गत गया और मैं घूम रहा था वहां पे, तो सलमान खान जी ने कहा था कि गौरव सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं सर, बस ऐसे घूमने के लिए आ गया था। कि चलिए ना सर चाय पीते। मैंने कहा चलो सर। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था मेरे भाई, मैंने कहा यार आप तो बड़े लोग हैं, आपकी हर एक पिक्चर में आप ब्रासलेट पहनते हो, मैंने देखा है कि हाँ सर ये मुझे शौक है। मैंने कहा यार ये ब्रासलेट आपकी जरूर सोने की बनी होगी। कि सर कैसी बात करते हो, आप ज्योग्राफी भी पढ़ाते हो और आप कह रहे हो सोने की बनी होगी। अरे हम लोग बड़े लोग हैं, हम सोने की चीज क्यों पहनेंगे। तो मैंने कहा सर इससे भी कोई महंगी चीज आती है। कि हाँ गौरव सर हाँ। मैंने कहा सर क्या आता है। कि सर प्लेटिनियम आता है, ये हमारी प्लेटिनियम की बनी हुई है, जिसे सर सफेद सोना कहते हैं, जिसे व्हाइट गोल्ड कहते हैं। तो अलोह धात्विक खनिज में शुरुआत कहां से करनी है, उसी सलमान खान वाली बात से करनी है। किससे, प्लेटिनियम। अब बताइए प्लेटिनियम से सस्ता सोना, सोने से सस्ता चांदी, चांदी से सस्ता तांबा, और तांबे से सस्ता सीसा और जस्ता। तो यहां तक तो हर कोई बच्चा आ जाएगा, प्लेटिनियम, सोना, चांदी, तांबा, सीसा और जस्ता। ओके, फिर आगे बताता हूं आइए। तो भाई साहब सबसे पहले आपने क्या लेना है, प्लेटिनियम लेना है। ओके सर, क्या लेना है भाई साहब, प्लेटिनियम लेना है। ओके सर, और प्लेटिनियम को कहते हैं भाई साहब व्हाइट गोल्ड। क्या कहते हैं बेटा, व्हाइट गोल्ड कहते हैं, सफेद सोना। ओके सर, इससे सस्ता क्या हो जाता है, सोना। इससे सस्ता क्या है, चांदी। इससे सस्ता क्या है, तांबा। और इससे सस्ता क्या है भाई साहब, तो आप कहेंगे सर सीसा और जस्ता, जिसको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। ओके, अब बताइए किसी के घर में ये 5-5 किलो हो तो भाई साहब काई को माथा पच्ची तैयारी करने में है।
अगर किसी के घर में 5-5 किलो तो भाई साहब टेंशन फ्री है। लेकिन आदमी को टेंशन तो रहेगी रात को जब सोएगा कि भाई साहब कल को कोई अगर ले गया ना तो गरीबी एक ही दिन में आ जाएगी। तो मेरे भाइयों, जिस व्यक्ति के घर पे ये 5-5 किलो थी, उसे डर था कि कहीं वो ले नहीं जाए कोई चुरा के, तो उसने पता इन सबको किस में रख दिया भाई साहब, एटीएम में रख दिया गुरु। किस में रख दिया? एटीएम में। अरे ए का मतलब है भाई साहब एल्यूमिनियम। क्या है भाई साहब? एल्यूमिनियम। और यहां पे बस ध्यान रहे, टी से टंगस्टन और टाइटेनियम नहीं आ जाए, वो उधर बताया। तो टी से जो आएगा मेरे भाइयों वो आएगा टिन। क्या आएगा? टिन। और एम से आएगा वो आएगा मैग्नीशियम। क्या आएगा? मैग्नीशियम। ओके सर। तो एटीएम में टी से सॉरी ए से एल्युमिनियम, टी से टिन और एम से मैग्नीशियम। ओके सर। फिर मेरे भाइयों एक व्यक्ति को पता चला कि भाई साहब ये चीज यहां पे रखी हुई है एटीएम में, उसने पार करने का प्लान बनाया। एक चोर को यह पता चला कि कुछ भी हो जाए कसम हिंदुस्तान की पार करके रहूंगा, और वो आ गया रात्रि के अंतर्गत और उसने एटीएम तोड़ भी लिया। लेकिन जैसे ही एटीएम को लद के अपने ऊपर चलना चाहा तो पता चला यार बोझ बहुत ज्यादा है। फिर छोटे भाई को कॉल किया कि भाई साहब कहां पे हो सर? उसने कहा बता क्या हुआ? कि जैकपॉट हाथ लगाया, एटीएम ही मैंने एटीएम ही कवर कर लिया है। कि ठीक है, कि तो तू जल्दी आ जा, मेरे पे चल नहीं रहा है। कि बता क्या लेके आऊं? कि बॉक्सर मोटरसाइकिल लिया, उस पर रख के ले चलेंगे। कि कौन सी मोटरसाइकिल लेके आ जा बेटा? बॉक्सर लेके आ जा। ओके। तो पार से मेरे भाइयों पारा और बॉक्सर से मेरे भाइयों बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट। डन गुरुजी। तो अलोधात्मिक खनिज में आपका सबसे पहले रहेगा प्लेटिनियम, उससे सस्ता सोना, चांदी, तांबा, सीसा जस्ता। किसमें रखे हुए थे? एटीएम में एल्युमिनियम, टिन, मैग्नीशियम। क्या करने की सोची? पार। पार से बोले पारा, और किस पे रख के? बॉक्सर। बॉक्सर से बोले बॉक्साइट। अब बताइए मेरे भाइयों बचे कुचे खनिज सब किस में चले जाएंगे? अधात्विक खनिज के अंतर्गत चले जाएंगे। जैसे ना तो मैंने भाई साहब अब्रक बोला, ना मैंने भाई साहब जिप्सम बोला, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ना मैंने भाई साहब यूरेनियम बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ना मैंने मेरे भाइयों थोरियम बोला, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ना मैंने भाई साहब ऊर्जा खनिज लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसका मतलब ये जो आदि आपके खनिज रह गए ये सब इधर की तरफ आ जाएंगे। तो हमें तो ये याद करने हैं भाई साहब आपके धात्विक खनिज, और धात्विक खनिज में भी दो टाइप के याद करने हैं मेरे भाइयों। एक कौन सा? लोह धात्विक खनिज और एक अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज में कौन कौन से रहेंगे? लोह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन और टाइटेनियम। अलोह धात्विक में कौन कौन से रहेंगे भाई साहब? प्लेटिनियम, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम, टिन, मैग्नीशियम, पारा और बॉक्साइट। और इसके अलावा जो रहेंगे वो सब किसमें चले जाएंगे? अधात्विक खनिज के अंतर्गत चले जाएंगे। तो बेटा आज तुम्हें पता है तुमने कितने पॉइंट इसमें से कवर किए हैं, तुम्हें मालूम हो? तो आज इस टॉपिक के अंतर्गत आपने पता है कितने पॉइंट कवर कर लिए थे? इसमें से आपने खनन की विधियां कवर कर ली, बिल्कुल सही कह रहे। खनिजों का दृष्टिकोण कवर कर लिया, खनिज चट्टाने कवर कर ली, और खनिजों का वर्गीकरण कवर कर लिया। ये काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है खनिज उत्पादन क्षेत्र। तो बताइए आज चार जो पॉइंट आपने किए उसके हिसाब से मुझे यह लगता है कि आपको बेटर समझ में आया होगा। सबसे पहले खनन की विधियां अपन ने देखी थी कि विवृत खनन और कूपकी खनन। विवृत का मतलब होता है कम गहराई से निकाले जाने वाले खनिजों की विधि, और अधिक गहराई से निकाले जाने वाले खनिजों की विधि कूपकी कहलाती है। फिर खनिजों के दृष्टिकोण में आपने देखा विविधता में हम पहले नंबर पे हैं, भंडारण में हम दूसरे नंबर पे हैं, उत्पादन में तीसरे पे और आय में भी तीसरे नंबर पे हैं। ओके सर। फिर आगे की तरफ गए तो मेरे भाइयों ये चीजें अपन ने देखने के बाद फिर अपन के आए भौतिक प्रदेश। ओके बिल्कुल सर। फिर अपन ने देखा था खनिजों की दृष्टि से भौतिक प्रदेश। तो यहां पे अपन देखे थे कि भाई साहब खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न भौतिक प्रदेश अरावली है। खनिजों की दृष्टि से पिछड़ा भौतिक प्रदेश कौन है? पूर्वी मैदानी भाग है। और ऊर्जा खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है कौन है? आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्तरीय प्रदेश। फिर इसके बाद जैसे ही अपन आए तो मेरे भाइयों फिर अपन ने देखी खनिज चट्टाने। ये तीन प्रकार की होती हैं, अवसादी, विंध्यन और धारवाड़। अवसादी चट्टाने राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में मिलेंगी, विंध्यन क्रम की चट्टाने राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलेंगी, और धारवाड़ क्रम की चट्टाने अरावली में मिलेंगी। ओके सर। और इसके बाद मेरे भाइयों जब मैं आगे आया तो फिर मैंने आपसे बात की खनिजों का वर्गीकरण, जो दो टाइप के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक भी दो टाइप के होते हैं, लोह धात्विक, अलोह धात्विक। धात्विक खनिज में आते हैं आपके कौन कौन से? लोह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन और टाइटेनियम। अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं प्लेटिनियम, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, एल्युमिनियम, टिन, मैग्नीशियम, पारा और बॉक्साइट। और बचे कुछ सब किधर चले जाएंगे? अधात्विक खनिज के अंतर्गत। तो मेरे भाइयों आज की क्लास कैसी रही भाई साहब? ये कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपके लक्ष्य परिवार के द्वारा आपकी तैयारी को और सुदृढ़ करने के लिए चलाई जा रही है मेरे भाइयों
राजस्थान पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें विगत परीक्षाओं के पूछे गए क्वेश्चनों का व्याख्यात्मक विवरण है। तो ये आप जरूर देखें मेरे भाइयों। तो किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से आप प्राप्त कर सकते हैं या लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से पे कर सकते हैं। और अंतिम एक बात, आज जो आपके खनिज चल रहा था मेरे भाइयों, आपके लगातार कमेंट आ रहे थे, सर खनिज कब कराएंगे, खनिज कब कराएंगे। तो आज का जो इंट्रोडक्शन रहा है खनिजों से संबंधित, ये कमेंट आपको जरूर करना है क्लास के बाद कि भाई साहब आपको मजा आया या नहीं आया खनिज पढ़ने में। और अभी आगे की जो और खनिज के पॉइंट रहेंगे वो और भी जबरदस्त रहेंगे। कमेंट जरूर करना है मेरे भाइयों कि वास्तव में आपको आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। ये कमेंट जरूर करें। और अगर कोई भी नया बच्चा और उसे लगता है कि लक्ष्य परिवार वाकई में हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो पीछे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे सभी के साथ मिलनसार रहिए मेरे भाइयों। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, तब तक